घुसपैठ क्यों हुई? क्योंकि जब 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए तब समझ में आया कि घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून, जो 1946 का फॉरेनर एक्ट। जब 5 करोड़ आ गए तब। आप मुझे बताओ, जितने घुसपैठिए भारत में हैं, इतने चीन में हैं क्या? इतने जापान में हैं क्या? इतने सिंगापुर में हैं क्या? इसका मतलब घुसपैठ लाइलाज समस्या तो नहीं है, पूरी दुनिया में तो नहीं है। घुसपैठ रोकने का क्या तरीका है? वही तरीका जो आपका घर सुरक्षित करने का। आपका घर सुरक्षित कब होता है? जब घर के बढ़िया बाउंड्री हो, सीसीटीवी लगा हो, एक वहां सिक्योरिटी वाला भी खड़ा हो, और आपने सिक्योरिटी वाले पे अधिकार भी दे रखा है, कोई जब जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो गोली भी मार देना। यही तरीका है ना घर को सुरक्षित करने। गांव में कुत्तों का झुंड होता है, वो किसी के पालतू नहीं होते, स्ट्रीट डॉग्स, और वो घूमते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो 5-7 कुत्तों का झुंड उठा, एक घर से उठा, बीच में 3 घर नहीं रुका और चौथे घर में जाके बैठ गया। तो मैंने पूछा, यार ये यहां से उठा तो इधर ही बैठना चाहिए था, ये 3 घर क्रॉस करके क्यों गया? तो उन्होंने बोला, जी इन 3 घरों में इनको लाठी मिलती है। समझ गए आप? अगर कुत्ते को भी पता है कि कहां लाठी मिलेगी और कहां रोटी मिलेगी, तो इंसान को पता नहीं होगा क्या? पता है। घुसपैठियों को पता है कि भारत का कानून घटिया है, सड़ा हुआ है, और एक बार भारत में घुस गए तो भारत को निकालना बड़ा मुश्किल है। कानून व्यवस्था सड़ी हुई है, न्याय व्यवस्था सड़ी है। एक बार मुकदमा शुरू होगा तो 40 साल तो यह तय करने में लग जाएगा कि वो भारतीय है कि घुसपैठिया है। इसलिए तब तक हम वहां सारे डॉक्यूमेंट बना लेंगे। 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, और कानून, घटिया कानून का दुष्परिणाम आपको बताता हूं। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लेते हैं। विश्वास नहीं है, अपने यहीं भीलवाड़ा में किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना और उसको धीरे से कान में कहना, मैं बांग्लादेशी हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है, ये 2000 पकड़ो, मेरा एक आधार बना दो। बना देगा, 100% बना देगा। ट्राई करके देख लेना। तो घुसपैठिए 2000 दे के आए और 2000 में आधार बनवा लिया, और जब एक डॉक्यूमेंट उनका आधार तैयार हुआ, नगर निगम के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करा लिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, तहसील के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में राशन कार्ड बन गया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। और जब उसके पास 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर किसी ओट जीवी, नोट जीवी, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान को पकड़ा, बोले भैया देख 4 वोट है, ये 4 हमारे पास डॉक्यूमेंट है, और हम 20 लोग हैं, हमारे पास 20 वोट है, हमारा नाम वोटर आईडी में जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट करेंगे। ये बताओ, ये ओट जीवी, नोट जीवी जुड़वाएंगे कि नहीं जुड़वाएंगे? जुड़वाते हैं कि नहीं जुड़वाते हैं? तो घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी। जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी, घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठ का दूसरा मूल कारण 1946 का घटिया फॉरेनर एक्ट। जिस देश में कानून घटिया होता है, वहां अराजकता फैलती है, वहां घुसपैठ होती है, वहां धर्मांतरण होता है, वहां लफ्ज़िहाद होता है, वहां जमीनों पे कब्जा होता है, अतिक्रमण होता है। जिस देश में कानून घटिया होता है, वहां पत्थरबाजी होती है। जिस देश में कानून घटिया होता है, वहां सारे अपराध बढ़ते चले जाते हैं। और भारत में इसीलिए बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पिछले 75 साल से हमने फोकस रखा डॉक्टर के ऊपर। अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर। राजस्थान में तो हर 5 साल में डॉक्टर बदलते रहते हैं, ऐसे ही ना। और डॉक्टरों ने दवा बदली नहीं, और बीमारी डॉक्टर ठीक करता नहीं। बीमारी ठीक होती है दवाई से। डॉक्टर शरीर में नहीं जाता। शरीर में कौन जाता है? शरीर में इंजेक्शन जाता है, सिरप जाता है, टैबलेट जाती है, वैक्सीन जाती है, डॉक्टर नहीं जाता। हम बढ़िया बस सोच रहे अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार वो डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार वो डॉक्टर, और डॉक्टर आते रहे, जाते रहे, आते जाते रहे, दवाई ज्यों की त्यों रही। नतीजा क्या हुआ? आपके राजस्थान की डेमोग्राफी बदल गई। जो 1950 की डेमोग्राफी थी, 2025 की डेमोग्राफी देख लो। भीलवाड़ा की डेमोग्राफी देख लो, उदयपुर की देख लो, चित्तौड़गढ़ की देख लो, जयपुर की देख लो, अजमेर की देख लो, जहां देखना वहां देख लो, तेजी के साथ बदल रही है। और ये घुसपैठिए इंटर करते हैं वहां पे, असम में,
बंगाल में और निकलते कहां हैं? अजमेर में। इंटर करते हैं वहां पे और निकलते कहां हैं? भीलवाड़ा में। आपके भीलवाड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 20,000 बांग्लादेशी रह रहे हैं। विधायक जी जांच करवा लेना, जितने इंडस्ट्रियल एरिया में जितने सफाई कर्मचारी बैठे हुए, काम करने वाले बैठे हैं, सबके पास आधार चेक करवा लीजिए। सबका आधार या तो असम का मिलेगा या तो बंगाल का मिलेगा। आके बैठ गए यहां पे। अब यहां 2-4 साल काम कर लेंगे, फिर कोई योजना आ जाएगी जहां झुग्गी वहीं मकान। तो पहले उनके पास झुग्गी थी, सरकार की योजना आई जहां झुग्गी वहीं मकान, तो पहले वो टेम्परेरी थे, अब क्या हो गए? लो जी, हमने घुसपैठियों को पक्का कर दिया, तो भैया मकान भी ले ले, हो गया। इस देश में सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। 10 से 15,000 रुपए लागत लगाते हैं, 5-6 डॉक्यूमेंट बनवाने में आ जाते हैं। 3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास। एक एक घुसपैठिए के घर में 10-10, 12-12 लोग होते हैं, तो 50-50 किलो साल महीने का गेहूं, पर हेड 5 किलो गेहूं मिलता है। तो मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में मकान ले रहे हैं, मुफ्त में स्कूलिंग कर रहे हैं, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, मुफ्त में लोन ले रहे हैं, सब कुछ ले लिए और वो भारत के नागरिक बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया। जोर से बोलिए, कानून घटिया। ये कहां बदलेगा? जोर से बोलिए, संसद या विधानसभा में। कुछ संसद में बदलेगा, कुछ विधानसभा में बदलेगा। और बदलेगा तब जब सांसद वहां आवाज उठाएं और विधायक यहां आवाज उठाएं, तभी बदलेगा। नहीं, आंख बंद करने के बाद ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी। तो ये जो घुसपैठ है, इसको अगर रोकना है तो हमें अपने नियम कानून बदलने पड़ेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी मेरी PIL SIR के ऊपर है। पूरे देश भर में SIR हो रहा है ना, वो मेरी PIL है। मैंने जब PIL फाइल किया था तो उसमें हमने कहा था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है। हमने यही अनुमान लगाया था। अभी पूरे देश में SIR नहीं हुआ, अभी केवल 13 राज्यों में हुआ है और 7 करोड़ फर्जी वोटर हो गए। 7 करोड़, पूरे देश में लगता है 10 करोड़ हो जाएगा। ऐसे हमने वक्फ वाली PIL फाइल किया तो मैंने अपनी PIL में लिखा था कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। बाद में जब बिल पे बहस हो रही थी, माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इस समय भारत की 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा, अवैध कब्जा। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्चों मिशनरियों का कब्जा है और 40 लाख एकड़ पे मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और मजार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मजार नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं करना। और यहां देखिए पूरी लाइन लगी पड़ी। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। ये कब्जा कब हटेगा? जब इस पे संसद और विधानसभा में आवाज उठेगी। उसके बिना चीजें ठीक नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय विधायक जी से कहता हूं, 0 आवर में सवाल आवाज उठाइए, क्वेश्चन आवर में आवाज उठाइए। कुछ अगर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना हो हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपको बिल बना के दूंगा, वो बिल विधानसभा में पेश करिए। ये ज़्यादातर विषय सेंटर के हैं, लेकिन राज्यों के भी कई विषय हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। (1857) में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। मंगल पांडे जी की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस पर रिसर्च करवाया, जांच करवाई, ये पता करवाया, ये बताओ ये जो क्रांति हुई मंगल पांडे की, इसको पूरे देश में फैलाया किसने? क्योंकि मंगल पांडे की क्रांति कहां हुई थी? जोर से बोलिए जरा। मेरठ में। और खबर पहुंच गई लाहौर तक, खबर पहुंच गई चटगांव तक, खबर पहुंच गई ढाका, कन्याकुमारी तक, खबर पहुंच गई भरूच तक। तो अंग्रेजों को बड़ा टेंशन हुआ कि न ट्रेन है, न बस है, न फोन है, कोई साधन नहीं है। तो ये क्रांति की बात मंगल पांडे ने विद्रोह किया पूरे देश में फैला कैसे? तो उनके जांच में यह पता चला, ये काम किया है मठ मंदिर के पुजारियों ने। बोले ये तो भाई बहुत खतरा है, ये तो पुजारी बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए, ये मठ मंदिर हमारे बहुत बड़ा खतरा है। मठ मंदिर के पुजारियों ने रिले रेस शुरू कर दिया। मतलब एक मठ मंदिर का पुजारी 15 किलोमीटर दूर तक गए, उनको बताया, वो बता के लौट आए, वो आगे चले गए, वो आगे चले गए, वो आगे चले गए, ऐसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ रिले रेस हो गई। 1 महीने के अंदर मेरठ की क्रांति पूरे भारत में फैल गई। तो अंग्रेज वही काम करते थे जो मुगल करते थे।
अंतर यह था, मुगल तलवार से करते थे और अंग्रेज कानून बना के करते थे। अगर ये मंगल पांडे की क्रांति मुगलों के समय जब होती थी, ऐसे हुई भी बहुत सारी, तो मुगल तलवार से काट देते थे। अंग्रेजों ने तलवार से नहीं काटा, अंग्रेजों ने कानून बना दिया। पहले मैकाले को एक यहां लॉ कमीशन बनाया, लॉ कमीशन का चेयरमैन मैकाले को बनाया। 1857 में ही लॉ कमीशन बनाया गया और उसके बाद एक कानून बना 1860 में, जिसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं। फिर 1861 में बोला कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन, तो उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बना दिया। वो आज भी चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ है। फिर 1863 में उन्होंने कानून बनाया और मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो मठ मंदिर के पंडा पुजारी भगवान की पूजा कर रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान कर रहे थे, वो क्या बन गए, नौकर। किसने बना लिया, अंग्रेजों ने। कैसे, कानून बना के। अच्छा, अंग्रेज तो 2 कानून बना के गए थे, हमारे वाले अंग्रेज और चालाक निकले। अंग्रेज 2 कानून बना के गए मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए। 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिया। कुल 35 कानून चल रहे हैं इस समय। भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। भारत में 4 लाख मठ मंदिरों के 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। किसी चर्च या मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। ये अंग्रेजों का कानून है, 1920 में इन्होंने बनाया था। ये तो चल ही रहा है, 33 और चल गए। अब आप सोचिए, अच्छा ये 4 लाख मठ मंदिर कौन है, वो मंदिर है जहां थोड़ा ठीक ठाक चढ़ावा आता है। जहां चढ़ावा आता नहीं आता वहां सरकार ने नहीं लिया। सरकार ने कौन से मठ मंदिर लिया, जहां चढ़ावा आता है। जैसे राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन लिया किसने, सांवलिया सेठ को ले लिया। और किसको ले लिया, नाथद्वारा को ले लिया। मतलब अजमेर से पुष्कर कितना दूर है, 18 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर। पुष्कर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अजमेर की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल में हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। चढ़ावा वहां पे भी आता है, चढ़ावा केवल मंदिर में नहीं आता, चढ़ावा हर जगह आता है। अच्छा, आप क्या बहाना करते हैं, अरे इतने लोग आते जाते हैं तो व्यवस्था देखने के लिए सरकारी कंट्रोल जरूरी है। मुझे एक चीज बताइए, मस्जिद बनाने का और मस्जिद को चलाने का टोटल कितना अनुभव है, जरा जोर से बोलिए। 1400 साल। चर्च बनाने का और चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का अनुभव टोटल कितना है, 2000 साल। और मंदिर बनाने को और मंदिर को मैनेज मेंटेन करने का अनुभव कितना साल है, कम से कम 10,000 साल तो होगा, इससे कम तो नहीं होगा। मतलब हमको 10,000 साल का अनुभव है अपना मठ मंदिर बना के उसको चलाने का। सरकार कह रही नहीं, तुम नहीं चला पाओगे। जिनको 2000 साल का अनुभव कहां ये चला लेंगे, जिनको 1400 साल ये भी चला लेंगे। और क्या दलील दी जाती है, नहीं नहीं करप्शन हो जाएगा। मतलब हिंदू भ्रष्ट है, पंडा पुजारी भ्रष्ट है, मंदिर बना के मंदिर चलाने वाले भ्रष्ट हैं, मस्जिद चलाने वाले बड़े ईमानदार हैं, चर्च चलाने वाले बड़े ईमानदार हैं। यह सिस्टम ठीक है क्या, जोर से बोलिए जरा। इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं। अगर 4 लाख मंदिर हमारे सरकार के कंट्रोल से मुक्त हो जाए, 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए, और एक मंदिर में एक गौशाला बने, तो कितनी गौशाला बनेगी, जोर से बोलिए। 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो 4 लाख गौशाला बन सकती है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, हम 4 लाख आरोग्यशाला बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर पे 4 लाख विवाह स्थल बन सकते हैं। 4 लाख मठ मंदिर पे अगर हम लंगर चलाना शुरू करें तो 4 लाख नए भोजनालय बन जाएंगे। 4 लाख मठ मंदिर पे 4 लाख सरस्वती विद्या मंदिर बन जाएंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार अगर फ्री कर दे तो 4 लाख धन्वंतरी चिकित्सालय बन जाएगा। 4 लाख मठ मंदिर सरकार फ्री कर दे, 4 लाख विवाद समाधान केंद्र बना देंगे। कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, वहीं बुला के वहीं बैठा के आपस में समझा बुझा के, रिश्तेदार नातेदार को नहीं तो काहे लिए छोटे छोटे मामले के लिए कोर्ट जाना, वहीं समझा बुझा के ठीक कर लेंगे। तो 4 लाख नए हम
विवाद समाधान केंद्र बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, हम 4 लाख नए ऑडिटोरियम बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, हम 4 लाख नई धर्मशाला बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, 4 लाख हम शक्ति केंद्र बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, हम 4 लाख नए संचार केंद्र बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे और एक मंदिर पे 10 दुकानें बन जाएं तो 40 लाख व्यापार केंद्र बन जाएंगे, नए लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आज की डेट में नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर प्रत्येक मठ मंदिर पे हम नशा मुक्ति केंद्र बनाएं तो हम 4 लाख नए नशा मुक्ति केंद्र बना सकते हैं। 4 लाख नए स्वाध्याय केंद्र बना सकते हैं। 4 लाख हम नए अखाड़ा बना सकते हैं जहां युवा आएंगे, सुबह थोड़ा कुश्ती व्यायाम करेंगे। 4 लाख नई हम व्यायामशाला बना सकते हैं। 4 लाख हम दुग्धशाला बना सकते हैं। 4 लाख अन्नशाला बना सकते हैं। 4 लाख हम डिग्री कॉलेज बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम 4 लाख नए घर वापसी केंद्र बना सकते हैं। उनके पास चढ़ावा आ रहा है, उसी चढ़ावे से धर्मांतरण करा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा सरकार ले जा रही है, इसलिए हम घर वापसी नहीं करा पा रहे। अगर पैसे के लालच में लोग कन्वर्ट हो सकते हैं तो पैसे के लालच में घर वापसी नहीं कर सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर फ्री के स्कूल में एडमिशन की लालच में लोग कन्वर्ट हो सकते हैं तो इधर भी फ्री का एडमिशन मिलेगा तो लोग घर वापसी नहीं कर लेंगे क्या? अगर हॉस्पिटल में इलाज के लालच में लोग घर वापसी कन्वर्ट हो सकते हैं तो हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे लोग घर वापसी नहीं कर लेंगे क्या? अरे अगर हमारे सभी 4 लाख मठ मंदिरों में हम कहते हैं एक एक वहां विद्यालय होगा जो मुफ्त में एजुकेशन देगा, जैसे चर्च मिशनरियां दे रही हैं, हमारे गरीब दलित आदिवासी क्यों धर्मांतरण करेंगे? अगर हम वहां एक एक हॉस्पिटल खोलेंगे और उन गरीबों का मुफ्त में इलाज करेंगे, हमारे दलित आदिवासी क्यों जाके धर्मांतरण करेंगे? अगर हम उनके शादी विवाह के लिए, उनकी बेटियों के लिए मुफ्त में उनका हम विवाह का केंद्र बना देंगे, वहीं उनका शादी विवाह होगा, तो क्यों धर्मांतरण करेंगे? 4 लाख ये मठ मंदिर फ्री हो जाए, सनातन धर्म का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। इसको सबको उठना, बताना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। सभी माननीय सांसदों को संसद में आवाज उठाना चाहिए, माननीय विधायकों को विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि भाई बहुत भीड़ है, नहीं संभाल पाएंगे, तो इसीलिए तो थाना पुलिस होता किस लिए है? लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। या और ज्यादा आपको करना है तो ठीक है भैया, जितने पुलिस के लोग हमारे मंदिर की ड्यूटी में रहेंगे उनका वेतन मंदिर से चला जाएगा। जितने सफाई कर्मचारी रहेंगे, आप अगर देना चाहते हो, उनका वेतन भी चला जाएगा। आप कल्पना करिए, अगर हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर का पैसा, सोना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पैसा और सोना घर वापसी पे खर्च करे, 5 साल के अंदर भारत में सबकी घर वापसी कराई जा सकती है। क्योंकि धर्मांतरण जैसे हुआ था, घर वापसी वैसे ही होगी। जैसे उधर धर्मांतरण का केंद्र है, वैसे ही आपके पास घर वापसी का सेंटर होना चाहिए। इसलिए अब समय आ चुका है कि सभी मठ मंदिर इसके आवाज उठाएं, सभी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इस पर आवाज उठाएं, और सभी धर्मगुरु अपना गुरुदेव एक एनुअल टारगेट सेट करें। हिंदुओं के बीच में कथा करने से अच्छा है, होना चाहिए कि ठीक है हमारे वाले धर्मांतरण नहीं करेंगे, लेकिन अब बात उतने से नहीं बनेगी। अब तो यह भी कोशिश करनी पड़ेगी, एक भी लक्ष्य तय करना पड़ेगा, हमें कितने लोगों को घर वापसी करानी है। मैं तो कहता हूं, जितने जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी हैं, शहरों में कथा मत करवाइए। कथा करवाना है, अपनी फैक्ट्री के मजदूर से पूछिए कि तुम्हारे गांव में कभी कथा हुई है कि नहीं है, वहां जाके कथा करवाइए। मैं जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी, वैश्य समाज से निवेदन करता हूं, अब नए शहरों के अंदर मंदिर में मतदान करिए। अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी से पूछिए कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं है, वहां जाके एक 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के एक मंदिर बनवा दीजिए। ये धर्म की जय होगी। जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तब सनातन धर्म मजबूत होगा। इसलिए हम सब लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग मंदिर बनवा के सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। शासन धर्मांतरण विरोधी कानून बना के धर्मांतरण को रोक सकता है। धर्म की जय और अधर्म का नाश, इसको एक साथ साथ करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और नहीं तो घटेंगे तो